वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर ली जाए कुछ महकमा सेहत के हवाले से जो काबिल गौर बात है, कोरोना केसेस की जो शरह है, जो रेशो है, वो बढ़ती नज़र आ रही है। और बकरीद ईद उल अज़हा का वक्त करीब है। पहले ही एनसीओसी कह चुका है, खदशा जाहिर किया है कि केसेस बढ़ सकते हैं। खान साहब भी कह चुके हैं वेयर द मास्क, ये तमाम चीज़ें एसओपीज़ को फॉलो करने की। लेकिन अभी जो खदशा सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि जो इंडियन वेरिएंट की बात की जा रही थी और ख़ासतौर पर ये डेल्टा और डेल्टा प्लस की बात की जा रही थी, तो वज़ीर सेहत के जो स्टेटमेंट सामने आया है कि ये वेरिएंट सिंध में दाखिल हो चुका है। रिपोर्टेड जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इन तमाम केसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स, वो मेरे प्रोग्राम में बैठकर ये बात का इजहार कर चुके हैं कि ये वेरिएंट आ चुका है। खदशात जाहिर किए थे उन्होंने, अब रिपोर्ट भी होते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर ये बात भी सामने आई थी कि हमारे पास जो वैक्सीनेशन मौजूद हैं, वैक्सीन मौजूद हैं, वो इस पर कारामद साबित होंगी या नहीं होंगी। ये काबिल गौर और गौर तलब बात है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शोभा लक्ष्मी इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे मैं जानना चाहूँ, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शोभा, जानना ये चाहूँगा, ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस की बातें पहले खदशात जाहिर किए जा रहे थे, क्या वाकई रिपोर्ट किए गए हैं ये केसेस? जी बिल्कुल रिपोर्ट किए गए हैं और पाकिस्तान में भी ये वायरस सर्कुलेट कर रहा है। इस वक्त डेल्टा वेरिएंट के केसेस हम देख रहे हैं और कराची और पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से डेल्टा वेरिएंट केसेस के रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये वेरिएंट? देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो है उसके साथ देखा गया है कि डिजीज की ट्रांसमिशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, कि इसके जो मतलब आपके पहले जो वेरिएंट थे उनसे जो थोड़ी बहुत आपको प्रोटेक्शन थी, जी। इससे ये है कि आपकी एक तो ट्रांसमिशन बढ़ जाती है। दूसरा, हमें ये नहीं पता कि जो वैक्सीन हैं अवेलेबल मार्केट में वो कितना आपको डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। तो जो भी वैक्सीन लगी हैं, देखा गया है कि उनकी जो एफिकेसी या एफिशिएंसी है वो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ी सी कम है। लेकिन तो इसलिए ये इस एहतियात की ज़रूरत है कि बिकॉज आपके डिजीज़ लगने का जो रिस्क है वो दूसरे वेरिएंट से ज़्यादा है, और ये कुदरती अमल है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। तो हो सकता है कि इसके बाद कुछ और ऐसा वायरस है जो कि ज़्यादा ट्रांसमिशन हो, जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो। तो अच्छा इसलिए डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जिन इलाकों में ये केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां पर ये वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो उन इलाकों में क्या खास जो है प्रिकॉशंस की जानी चाहिए? क्या जो है वो तजवीज़ किया गया है मेडिक्स पैरामेडिक्स की जानिब से? देखिए, पहले तो जिनको भी जो भी लोग वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेटेड नहीं है, वो पहले तो जाके वैक्सीनेट कराएं। ठीक है। वैक्सीनेशन एटलीस्ट आपको हॉस्पिटलाइजेशन और जो शदीद किस्म की बीमारी है या डेथ से प्रोटेक्ट करेगी। तो वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा, जो एहतियाती तदाबीर जो आप शुरू से कोरोना के अगेंस्ट करते आ रहे हैं, कि मास्क का पहनना, हाथों की सफाई का ख्याल रखना, गैर ज़रूरी घर से जहाँ बाहर ना निकलना, बहुत ज़्यादा हुजूम ना करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अब भी इन तदाबीर पे अमल करना होगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी सेहत सही रहे और आप इस बीमारी से बचें। अच्छा, अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर ये डॉक्टर साहब है कि ये जो नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ब्राज़ीलियन है, रशियन है, यूके वेरिएंट है, और ये इंडियन वेरिएंट की बात भी की जा रही है। तो ये तमाम वेरिएंट हैं, मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस हैं। लोगों के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि वैक्सीन जब इस पर कारामद साबित नहीं होगी तो वैक्सीनेट होने का फिर फ़ायदा क्या है? ये भी मैं चाहूँगा इस पर कॉमेंट करें आप। देखिए, वैक्सीन आपको नहीं पता कि आपके इलाके में कौन सा सर्कुलेट कर रहा है वेरिएंट। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ जो बैठा हुआ है अगर वो कोविड है तो उसको कौन सा वेरिएंट है। ठीक है। एटलीस्ट वैक्सीन आपको कुछ एंटीबॉडीज या कुछ प्रोटेक्शन तो दे रही है ना उस बीमारी की शिद्दत से। तो आप देखें कि अगर मेजॉरिटी लोग अगर वैक्सीनेटेड ना होते इस वक्त, तो ये वेरिएंट जो हमारे पास सर्कुलेट हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे कितने लोगों की अमवात हो सकती थी, या कितने लोग जो है वो डिजीज से मुतासर हो सकते थे। अभी तो हम देखें फिर भी जो पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, आप देखें कि उसमें डिजीज की अलामात इतनी सिवियर नहीं होती, होती ज़रूर है लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं होती, और अगर शिद्दत से होती भी है तो डेथ का जो रिस्क है या जो हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है वो कब्जे कम है। तो इस लिहाज से ये कहना कि वैक्सीन बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल कारआमद नहीं है, ये कहना मतलब बिल्कुल सही नहीं होगा। कि जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल है और जो भी आपको ले रही है वो कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे।
लेकिन ऑफ कोर्स वायरस है, वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, कि एक नेचुरल नंबर है, वो अपने आप को म्यूटेट करता है। हो सकता है कल को आज एक इंडियन वेरिएंट है, हो सकता है कल को हमारे पास पाकिस्तान का भी कोई वेरिएंट आ सकता है। आप उसको अच्छा। रोक नहीं सकते, बट आप उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का एक कारगर तरीका वैक्सीन है। अच्छा, ईद उल अज़हा करीब है, ईद कुर्बा जो है वो इस वक्त चंद दिनों में ही आने वाली है। एक सवाल यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी था, क्या ये वायरस इंसानों से जानवरों को या जानवरों से इंसानों को लग सकता है, जानवरों में ही पाया जाता है ये, या सिर्फ ये इंसानों में ही पाया जाता है ये वायरस? देखिए, इस वक्त तक आपके पास कोई तहकीक इस तरह की साबित नहीं है कि ये वायरस जो है अगर जानवरों में पाया जाता है तो उनको किस किस्म की शिद्दत की डिजीज करता है। पर बहुत सारे दूसरे कोरोना वायरस जानवरों में भी देखे गए हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरसेस देखे अच्छा। गए। अब कोविड कितना जानवरों में ट्रांसमिट होता है, जानवरों से कितना इंसानों में ट्रांसमिट होता है, वो कितना अपने आप को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अडॉप्ट करता है, ये कहना मतलब इस वक्त आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज रिसर्च ने कुछ ऐसा शो नहीं किया। बट वैसे भी अगर इंसान कोशिश, फिर भी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको कोरोना का खतरा नहीं है जानवरों को आपसे लगने का या आपको उनसे लगने का, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी है, जैसे आपने कॉन्गो क्राइमियन हेमरेजिक फीवर हो गया, वो भी तो जानवरों से इंसानों को लग सकता है ना। तो एहतियात तो आपने करनी है, आपने अपने आप को बचाव की सारी जो तदाबीर है वो आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी है, लाजमी। ठीक है, बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द करंट सिचुएशन? ये जो हम थर्ड वेव के अंदर इस वक्त हैं और क्रिटिकल कंडीशन अब देखी जा रही है, केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या समझती हैं कि जो लॉकडाउन के हमने माजी में लगाया, सख्तियां देखी, उस लॉकडाउन की तरफ हम दोबारा जाएंगे, या फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन है, माइक्रो लॉकडाउन है, उस तरफ जाएंगे हम? देखिए, माइक्रो लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी आप इसका नाम दें, लॉकडाउन तो एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप होता है, लेकिन इंसान की अपनी जिम्मेदारी भी तो अपनी सेहत की तरफ और अपने लोगों की तरफ, अपने वो लोग जो आपके साथ रहते हैं या आपकी जो दूसरी आपके नेबर्स हैं उनकी तरफ, या आपकी कौम की अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना दूसरे इंसानों की तरफ, उसको भी तो आपने जो है निभाना है ना। आपने देखा कि लॉकडाउन लगा या स्मार्ट लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों ने उस पर भी अमल नहीं किया और उसमें भी वायलेशन हुई। तो मेरे ख्याल से नेशन को इस वक्त चाहिए, लोगों को चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो अपनी एक जो जिम्मेदारी है, जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करे। उसको पूरा कैसे कर सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस मेजर्स हैं कि आपने अपने गैर ज़रूरी घर से नहीं मिलना, घर से बाहर नहीं जाना, हुजूम नहीं करना। पार्टियां कोई ऐसी एसेंशियल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, मार्केटों में जाना अवॉइड कर सकते हैं, आप गैदरिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं, आप हुजूम को अवॉइड कर सकते हैं, आप मास्क पहन सकते हैं। मास्क सिर्फ आपको बीमारी से नहीं बचाएगा, बल्कि आपसे किसी और को भी बीमारी नहीं लगेगी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, गवर्नमेंट अगर कितनी दफा आपको रिमाइंड कराएगी, अच्छा, हमसे बेसिकली क्या वी अपनी हैव कोई सीन जिम्मेदारी नहीं है? वी हैव सीन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव के लोग एसओपीज तो फॉलो करते, लेकिन अब बहुत ज्यादा नॉन एग्जैक्टली, सीरियस बिहेवियर है यहाँ पर। बिल्कुल जी। वजह क्या है? क्या लोगों के अंदर ये डर निकल चुका है कि कोरोना कुछ नहीं है? देखिए, लोगों के अंदर डर तो शायद निकल जाए, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये एक नेचुरल अमल है। जब ठीक भी है। एक चीज बहुत अच्छे तक होती है, इट्स नेचुरल कि आप फिर उससे फेडअप हो जाते हो, आप साइकोलॉजिकली आप थक जाते हो, आप कहते हो कितने अरसे मैं मास्क पहनूंगा, कितने अरसे मैं घर से नहीं पढ़ूंगा। और इन द एंड एक डिफाइंड बिहेवियर या ये जो होता है, ये सारी की सारी नेचुरल है, सिर्फ हमारे पास ये नहीं हो रहा। आप देखिए यूरोप में, इवन यूके में, यूएस में, इन मुल्कों में भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनमें भी लोग अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और वो कहते हैं कि अब हमने मास्क नहीं पहनना, अब हमने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी, हमने घर से बाहर जाना है, बिकॉज थक गए। अच्छा, एक उसका दो साल इम्पैक्ट से क्या थक होगा? गए। यूरोप की आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, वहां पर तमाम चीजों को खोल दिया गया, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मास्क भी हमने देखा कि टेनिस के मैचेस हो रहे हैं तो वहां पर कोई शख्स मास्क नहीं पहना हुआ है, जी फुटबॉल बिल्कुल। मैचेस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जब भी आप चीज़ों को ओपन करेंगे, आपने देखा है ट्रांसमिशन बढ़ेगी। हाँ। ये हमने अभी भी जितनी भी वेव दुनिया भर में आई हैं, आप यूके का मिसाल ले लें, पाकिस्तान का मिसाल ले लें, यूरोप का मिसाल ले लें, इवन यूएस का मिसाल ले लें। ओपन जब भी आप चीज़ें करते हैं, व्हेनेवर यू ओपन द थिंग, जब भी आप रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, ट्रांसमिशन बढ़ जाता है और इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट को दोबारा से ड्रास्टिक मेजर्स करने रहते हैं।
तो ट्रांसमिशन तो बढ़ेगी। हम ये कर सकते हैं कि लोगों को बस कंपेल करें, लोगों को एडवाइस करें, लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि ठीक है मास्क का इस्तेमाल करें। अदरवाइज ये भी ह्यूमन बिहेवियर है, जब आपको बार बार आपको एक चीज़ का सामना करना पड़ता है तो इवेंचुअली आप उसके लिए उसके साथ इतने यूज टू हो जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है छोड़ दो इसको, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। ये भी इंसान की नेचर है अच्छा, हमेशा से। मैं ये भी जानना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, हम्म। हेल्थ के हवाले से शोबे की बात करें, तो हम ख़ुद को आगे ला सके हैं, मॉडर्न हो सके हैं, सिविलाइज्ड हुए हैं, क्योंकि हमने 3 वेव्स देखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव, क्रिटिकल कंडीशंस हमने गुजारी हैं। क्या हम ख़ुद को आगे ले जा सके हैं या हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट अभी तक उसी स्टेज पर खड़ा जहाँ हम पहले थे? नहीं देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया। अब आप देखें कि प्रीवियसली जो चीज़ें सही मैनेज नहीं हो रही थी और जिस तरह से हमें पता नहीं था क्या दवा यूज़ करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है, सिवियर कंडीशन में क्या करना है। अब आप देखें कि बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ ने अपने आप को कोविड को मैनेज करने के लिए इक्विप कर लिया है। आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत जगह इम्प्रूव हो गई हैं। बहुत सारी जगह अब आपका डायग्नोसिस हो जाता है। जो आपके जो फिजिशियन है वो इस बात को अवेयर हो सकते हैं कि जो भी आपके साथ फीवर या बुखार या खांसी के साथ होता है वो पहले कोरोना का टेस्ट कराता है। कोरोना की मैनेजमेंट में बहुत सारी एडवांसमेंट आ सकती है। वो लोग जिनकी माइल्ड या मॉडरेट डिजीज होती है अब उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता और आपका डॉक्टर उसको आराम से मैनेज कर सकता है घर पे। तो अच्छा। चीज़ें आप ये कहना कि इस 2 साल में इस 1.5 साल में हमने बहुत सारी तरक्की की है और हम अब अपडेटेड गाइडलाइंस के साथ और जिस तरह से इंटरनेशनली कोविड मैनेज हो रहा है, मेरे ख्याल से हमारी फैसिलिटीज और हमारी एक्सपर्टीज भी वैसी ही है। हम किसी से कम नहीं है इसमें। हमने इस पैंडेमिक को मैंने जहाँ तक ताल्लुक है हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है जी। और हम इसमें वेल इक्विप्ड भी हैं। अच्छा, माज़ी के अंदर कुछ खबरें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है वो सारी कंज्यूम की जा रही है। तो ऑक्सीजन की बात की जाए, वेंटिलेटर्स की बात की जाए, हेल्थ इक्विपमेंट्स की बात की जाए जो रिगार्डिंग कोविड-19 से लेकर हैं, तो उसमें हमने कोई तादाद बढ़ाई है, कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें? बिल्कुल बड़ा देखिए, आप देखें कि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जगह हुई है। आपको बहुत जगह आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग पूरी फैसिलिटीज पूरे यूनिट्स आपके क्रिएट किए गए हैं जो कि सिर्फ डेडिकेटेड हैं कोविड को मैनेज करने के लिए। वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो वर्कफोर्स काम कर रही है वो सिर्फ कोविड को मैनेज कर रही है, सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही डील कर रही है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग तो हमारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इस दौरान में। अच्छा, और सिर्फ यहाँ हाँ। नहीं बल्कि जी। कोर्सेज जो हैं टेली मेडिसिन के थ्रू और बहुत सारे जो है कोर्सेज के थ्रू अब आपने ये फैसिलिटी और ये मैनेजमेंट जो है अब आप इवन कराची से आगे जो आप सिंध के दूसरे इलाके वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कोशिश की गई है कि कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए मैनेजमेंट के हिसाब से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर, कि पाकिस्तानी वैक्सीन के हवाले से व्हाट डू यू वांट टू हम्म। से कि पाकिस्तानी वैक्सीन कितना फ़ीसद मुफीद साबित हो सकती है, लोगों में कितना एतमाद है और इंटरनेशनली कितना फ़ीसद हम इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त तो हम वैक्सीन बना नहीं रहे ना, इस वक्त हम सिर्फ पैकेजिंग कर रहे हैं। हुँ। बट पाकिस्तान में वैक्सीन के ट्रायल्स जो हो रहे हैं हो सकता है कि उसमें हमारे पास कुछ आगे जाके कुछ ऐसे रिजल्ट आए खातर का कि जिसमें ये देखा जाए कि जो वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं वो शायद वो वेरिएंट्स को ज़्यादा बेहतर कर सके कंट्रोल, जो कि हमारी पॉपुलेशन में सर्कुलेट करे। या बिल्कुल जेनेटिक मेकअप हमारा यूरोपियन नेशन से या जो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मे अच्छा, बी पाकिस्तान की जो एफिशिएंसी वैक्सीन वैसे के हवाले से तो पाकिस्तान। एफिशिएंसी जी। वैसे एक मिनट मुझे बात पूरी जी। करनी। मे बी जब ये रिजल्ट इस रिसर्च के आए तो हमें पता चले कि ये जो वैक्सीन है हो सकता है हमारी पॉपुलेशन में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो। बट इस पे तो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं ना, सो स्टिल वी डोंट नो कि वो बिल्कुल, मैं कितनी मैं एफिशिएंट। उसी से रिगार्डिंग सवाल यहाँ पर ये था कि जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था ईरान से आने वाला, जो लड़का था, उसमें जो सार्स वेरिएंट जो पाया गया था उसी को लेकर एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो फिर इंग्लैंड से फिर एक केस आया B117। तो ये जो ट्रायल चल रहे हैं ये एक ही वेरिएंट के ऊपर चल रहे हैं, ये तमाम वेरिएंट्स के लिए नहीं मुफीद नहीं साबित नहीं होगी? नहीं डिफरेंट किस्म की मैकेनिज्म्स के पे वैक्सीन पे काम हो रहा है। एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेके वैक्सीन के ट्रायल्स नहीं चल रहा है। डिफरेंट कंपनीज के ट्रायल्स डिफरेंट वेरिएंट्स के अगेंस्ट और डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डोजिंग स्ट्रेटजीज और डिफरेंट
डिफरेंट आप वेरिएंट्स के अगेन इन वैक्सीन को टेस्ट किया जा रहा है। ठीक बट है, जब तक आपके पास ट्रायल्स के रिजल्ट्स नहीं आते आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शोभा हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इन तमाम चीज़ों से आगाह किया वैक्सीनेशन के हवाले से भी। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर एक पैगाम ये है, जो तमाम हुकूमती नुमाइंदगान हैं, अहदेदारान हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ईद उल अज़हा के ऊपर SOPs को फॉलो किया जाए। हमें हमें मालूम है कि जब कुर्बानी की जाती है, गाय बकरों को ज़िबा किया जाता है, तो ऑब्वियसली 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जितना हो सकता है SOPs को अगर फॉलो किया जाए तो ये जो थर्ड वेव के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त आ चुकी है, केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम उससे बच सकते हैं। और फोर्थ वेव का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, या फोर्थ वेव हमारा इंतज़ार कर रही है, उन तमाम चीज़ों को रोका जा सकता है। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहाँ पर एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।